पाठ 14 जर्मनी में नाजीवाद द्वितीय। श्री अर्जुन देव। मुसोलिनी द्वारा इटली के सत्ताधिकार के 11 वर्षों के भीतर जर्मनी में फासिज्म विजय हुआ। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन श्रमिक दल यानी कि सामान्यतः संक्षिप्त नाम नाजी से जाना जाने वाला का नेता एडोल्फ हिटलर जर्मनी को 1933 में चांसलर बन गया। नाजीवाद की विजय के साथ, जो कि फासीवाद का जर्मन संस्करण था, एक ऐसे अत्याचारी तानाशाही की स्थापना हुई जो इतिहास में अनजानी थी। नाजीवाद अपने मूल इटालियन संस्करण को महत्वहीन तथा अधीन बनाकर संसार भर में फासीवाद का सबसे अधिक आक्रामक प्रतिनिधि बन गया। अब फासीवाद ने संसार के अनेक देशों में जाल फैलाना तथा अनेक खुले अथवा छिपे समर्थकों को बनाना और कुछ वर्षों में अपने समर्थक देशों के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी, जिसने संसार के किसी भी कोने को विध्वंस करने से नहीं छोड़ा, शुरू कर दो। इटली की तरह जर्मनी एक राष्ट्र राज्य की तरह 1871 में पैदा हुआ और उसकी तरह एक जनतांत्रिक गणतंत्र न बनकर राजतंत्र बना। यद्यपि जर्मन साम्राज्य के संविधान में वयस्क मताधिकार तथा जनता द्वारा चुनी संसद की निचली सभा जैसे कुछ निश्चित जनतांत्रिक प्रावधान भी थे। थोड़े समय में ही जर्मनी एक अत्यधिक औद्योगिकृत तथा शक्तिशाली सत्ता बन गया, जो कि और दूसरे यूरोपीय औद्योगिकृत पूंजीवादी देशों की तरह भूमि की छीन झपट में शामिल हो गया। फिर भी बाद में आने की वजह से उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं संतुष्ट नहीं हो सकती थी, क्योंकि पुरानी साम्राज्यवादी शक्तियों ने पहले से ही बहुत बड़ा भाग अपने में बांट लिया था। अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता के परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसने जर्मनी स्थापित साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध भूमि के पुनर्वितरण का मुख्य दावेदार था। युद्ध की समाप्ति जर्मनी के पराजय तथा जर्मनी के राजतंत्र के पतन में हुई। जर्मनी गणतंत्र हो गया। यद्यपि जर्मन साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी जैसे सामाजिक वर्गों, पूंजीपति, बड़े भूस्वामी तथा बड़े भूस्वामियों के परिवारों से नियुक्ति, सेनाधिकारी आदि को समाप्त नहीं किया गया। इन शक्तियों ने अपने प्रभाव और शक्ति की रक्षा तथा वृद्धि तथा जर्मनी में सामाजिक क्रांति रोकने के लिए नाजी दल का अत्यधिक आश्रय लिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी नामक दो मुख्य दलों में संगठित समाजवादी और जनतांत्रिक शक्तियों ने जर्मनी पर फासी आधिपत्य को रोकने के लिए एकजुट होने में असफलता पाई। जनवरी 1933 में जर्मनी के शासक वर्गों ने हिटलर को सत्ता दे दी। इस घटना के क्यों और कैसे को समझने के लिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से हिटलर को सत्ता हस्तांतरण के बीच के वर्षों में जर्मनी के इतिहास की मुख्य शक्तियों तथा घटनाओं को जानना आवश्यक है। अगस्त 1918 में जर्मन सेना के पराजय में सैनिक जर्मन में क्रांति पैदा हुई। नवंबर 1918 में जर्मनी के कई नगरों में विद्रोह हुए, जिसके परिणाम स्वरूप कैसर विलियम द्वितीय का सत्ता त्याग तथा अगस्त 11 को वीमर में गणतंत्र की घोषणा हुई। फिर भी ऐसी क्रांति की सफलता से प्रेरित क्रांति एक क्रांतिकारी समाजवादी शासन स्थापित करने में असफल रही। वो सरकार जो क्रांति के बाद सत्ता में आई, क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं थी और वस्तुतः उसने सेना द्वारा उसको दबाया ही। फ्रेडरिक एबर्ट यानी 1871 से 1925, जो कि फरवरी 1919 से फरवरी 1925 तक वीमर गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति था, तत्कालीन जर्मनी के श्रमिक वर्ग के मुख्य दल सोशल डेमोक्रेटिक दल SPD के दक्षिणापंथी गुट का नेता था। 50 वर्ष से भी अधिक पहले निर्मित इस दल पर प्रारंभिक वर्षों में मार्क्स 1818 से 1883 तक, एंगल्स 1820 से 1895 विचारों का प्रभाव पड़ा था, किंतु धीरे धीरे वो क्रांतिकारी लक्ष्य को छोड़कर मुख्यतः श्रमिक संघों पर केंद्रित होकर उदारवादी पार्टी बन गई। 1914 में जब युद्ध छिड़ा, इस दल ने सत्ताधारी वर्ग तथा जर्मन सम्राट को उनके युद्ध प्रयत्नों में सहायता दी। जर्मन में सोशल डेमोक्रेटिक दल के क्रांतिकारी वर्ग ने अपने को दो पृथक दलों में संगठित किया, स्पार्टकस लीग यानी स्पार्टकस बंड तथा स्वतंत्र समाजवादी दल यानी USPI। किंतु ये दल सशक्त न थे और अपने बल पर क्रांति नहीं कर सकते थे। जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन दिसंबर 1918 में हुआ। जनवरी 11, 1919 में एबर्ट सरकार की स्थापना के बाद आर्थिक व राजनीतिक रूप में कोई बुनियादी सुधार नहीं हुए। जुंकर नाम से प्रसिद्ध बड़े भूमिपति, बड़े पूंजीपति तथा प्रशंसित सैनिक जाति से मिलकर बड़ा पुराना न्यस्त स्वार्थी वर्ग सत्ता में वापस आ गया।
केवल बादशाह भाग गया था और जर्मनी गणतंत्र हो गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के दो अग्रणी नेता लिब्कनेख्त 1871 से 1919 तथा रोजा लग्जमबर्ग 1870 से 1919 की कुछ सैनिक अधिकारियों द्वारा हत्या कर दी गई। इबर्ट ने सेना की सहायता से क्रांति को कुचला, जो कि एक बार पुनः जर्मनी की राजनीति में महत्वपूर्ण तत्व बन रही थी। 1919 में वीमर में आयोजित एक संविधान सभा ने नया संविधान बनाया, इसलिए ये वीमर संविधान नाम से जाना गया और हिटलर द्वारा इसकी समाप्ति के पहले तक जर्मन गणतंत्र को वीमर गणतंत्र कहा जाता रहा। वीमर संविधान ने द्विसदनीय विधायिका आनुपातिक प्रतिनिधित्व का विधान किया। इसके साथ इसके और कई महत्वपूर्ण जनतांत्रिक तथा प्रगतिशील लक्षण थे। इसने नौकरी तथा शिक्षा के अधिकार के साथ नागरिक अधिकार दिए। तो भी जर्मनी में सत्ता पर आई सरकार न तो पुरानी व्यवस्था के सामाजिक आधार को नष्ट कर सकी और न ही देश में महामारी की तरह फैली गंभीर आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकी। धीरे धीरे अति दक्षिणपंथी तथा आतंकवादी समूह की स्थापना और शक्तिशाली होने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई, जिन्होंने जनता की निर्धनता का भरपूर लाभ उठाया और अप्रजातांत्रिक विचारों को बढ़ाया तथा हिंसा की खुलेआम वकालत की। दूसरा कारण जिसने इन समूहों को संकीर्णतावाद का वातावरण बनाने में सहायता दी, शांति संधि की वो अनुचित शर्तें थी जिन्हें विजेता शक्तियों ने परास्त जर्मनी पर थोप दी थी। ऐसी ही एक प्रमुख शर्त थी जर्मनी द्वारा विजेता शक्तियों को भारी क्षतिपूर्ति देने को बाध्य करना। वर्सेल्स की संधि द्वारा अपराध का आरोप लगाकर सारे जर्मन राष्ट्र को निंदित किया गया, जिससे जर्मनी की जनता के अपमान का घड़ा भर गया। और चूंकि संधि पर हस्ताक्षर जर्मन सरकार की ओर से सोशल डेमोक्रेटिक दल ने किया था, इसलिए इस दल को सभी ने अपनी पितृभूमि के अपमान का जिम्मेदार माना। इस पर दूर दक्षिणपंथी दल ने समूह तथा दलों का राष्ट्रीय अपमान का प्रश्न उठाकर असामाजिक उन्माद फैलाने का अवसर मिल गया। सरकार ने जानकार अथवा कुछ लापरवाही के कारण उनकी हिंसक गतिविधियों को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। जर्मन जनता की आर्थिक स्थिति युद्ध के कारण बहुत खराब थी। 1919 के मध्य कई देशों में आर्थिक संकट आए, लाखों लोग बेरोजगार थे। 1923 में जर्मनी की हालत अप्रत्याशित मुद्रास्फीति के कारण और खराब हो गई। इसमें और वृद्धि फ्रांको बेल्जियम आक्रमण तथा जर्मन के कोयला और इस्पात के मुख्य केंद्र रूहर घाटी पर जनवरी 1923 में अधिकार द्वारा हुई। फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध श्रमिकों ने हड़तालें की और उत्पादन रोक दिया। पहले से ही स्फीति जाल में फंसी सरकार ने कंपनी मालिकों और मजदूरों को राहत देने के लिए कागजी मुद्रा का प्रसार किया। कुछ ही महीनों में भारी क्षतिपूर्ति के कारण पहले से ही बहुत गिरे जर्मन मार्क के मूल्य में नया और खतरनाक पतन हुआ। अगस्त 1923 में 10 लाख मार्क $1 के समतुल्य था, जबकि प्राक युद्ध काल में 4.2 मार्क $1 के समतुल्य था। नवंबर तक इसमें और गिरावट आई और $1 2.2 ट्रिलियन यानी एक के बाद 12 शून्य मार्क के बराबर हो गया और जर्मन की कागजी मुद्रा पूर्णतया अर्थहीन हो गई। वो लगभग शून्य के पास पहुंच गई। इसकी तुलना एक अमेरिकी के इस कथन से की जा सकती है, जबकि गृह युद्ध काल में अमेरिका भी लगभग ऐसी आर्थिक दुरवस्था में झेल रहा था। युद्ध के पहले मैं जब जेब में पैसा लेकर बाजार गया और टोकरी में सामान लाया, अब मैं पैसा टोकरी में लेकर जाता हूँ और चीजों को जेब में रख कर लाता हूँ। 1923 की समाप्ति तक एक नई मुद्रा जारी हुई और स्थिति कुछ सुधरी, लेकिन अब तक मुद्रास्फीति समाज के कई भागों में अपने भयावह पंजों में पकड़ चुकी थी। विशेष रूप से वेतन पर निर्भर लोग, लघु निवेशी और छोटी संपत्ति वाले लोग, मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के लोग, लाखों लोग पूर्णतः बर्बाद हो गए। कुछ सटोरिये जनता के कष्टों पर धनी हो गए। असंतुष्ट मध्य तथा निम्न मध्य वर्ग दूर दक्षिणपंथी प्रचार का सरल शिकार बन गया। 1929 से 32 के विश्वव्यापी अर्थ संकट के दौरान दूसरी भयंकर बर्बादी हुई। ये 1923 के विध्वंसकारी संकट से मुक्ति के 4 वर्ष बाद ही ये दूसरा संकट आ गया था। इस संकट के दौरान जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन लगभग 50% गिर गया। कुल श्रम शक्ति का लगभग आधा भाग 80 लाख जनसंख्या बेरोजगार थी और बहुत से केवल आंशिक रूप से नियुक्त थे। बेरोजगारी सुविधाओं में भयंकर कटौती की गई। पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों को इस संकट में सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा। चारों ओर किंकर्तव्य विमूढ़ता और विषभ्रम फैला था। इसी निराशा में बहुत से लोग इस भयंकर असुरक्षा में मुक्ति दिलाने का वचन देने वाली नाजी पार्टी के प्रति अभिमुख हुए।
इस काल में नाजी दल को अत्यधिक लोकप्रियता मिली। दूसरे दलों की भूमिका तथा नाजी दल द्वारा सत्ता के अधिग्रहण की परिस्थितियों और उनके विकास का अध्ययन करने से पूर्व नाजी दल तथा उसके नेता एडोल्फ हिटलर के इतिहास व कार्यक्रमों के कुछ निश्चित आयामों पर प्रकाश डालना चाहिए। हिटलर ऑस्ट्रिया के बाउनॉन के एक छोटे अधिकारी के घर 1889 में पैदा हुआ था। ऐसा लगता है विद्यालय में वो बहुत प्रतिभाशाली नहीं रहा। स्कूली शिक्षा के बाद वो वियना गया, जहां आर्टिस्ट बनने के लिए उसने कला अकादमी 1907 से 1908 में प्रवेश के लिए आवेदन दिया। उसे प्रवेश नहीं दिया गया। 1914 में बेवेरियन सेना में जाने के पूर्व तक वो जीविकोपार्जन हेतु छोटी दुकानों के लिए सस्ते पोस्टकार्ड और विज्ञापन बनाया करता था। यद्यपि उसने ऑस्ट्रियन सेना में प्रवेश नहीं लिया। उसके विचार उसी समय निर्मित जान पड़ते हैं और उसके अनुसार उसकी जीवन दृष्टि में तब से कोई परिवर्तन नहीं आया। इस काल में हिटलर पर सबसे अधिक प्रभाव लेंज वान लिबेनफेल्स नामक नस्लवादी पैम्फलेटियर का पड़ा, जिसने समस्त मानव जाति को दो भागों में बांटा था, आर्य अतिमानव और पशुवत निम्न चरित्र वाली जाति, जिसमें सबसे दुष्ट वर्ग यहूदियों का था। लेंज का विचार था कि दो समूहों के अनिवार्य संघर्ष में आर्य जीत सकते हैं यदि वो सही नेता चुने, जो कि जर्मनी द्वारा बसे संपूर्ण केंद्रीय यूरोप को जीत सकते हैं और वर्ण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध राज्य अर्थात नॉर्डिक राज्य स्थापित कर सकते हैं। युद्ध में हिटलर ने लौह पदक यानी प्रथम व द्वितीय दोनों को जीता, जो कि सम्मानजनक पुरस्कार था, और वो कारपोरल हो गया। 1918 में युद्ध की समाप्ति के समय वो गैस के कारण अस्थायी अंधेपन की चिकित्सा हेतु अस्पताल में था। युद्धोपरांत उसे ए टॉन ड्रेक्सेलर द्वारा स्थापित म्यूनिख स्थित जर्मन श्रमिक दल नामक जातिवादी संस्था की खुफियागिरी का काम सौंपा गया। उसने दल में प्रवेश लिया और 1921 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक दल यानी NSDAP या नाजी दल रख दिया। पार्टी के सिद्धांत उग्र वर्णपरक, राष्ट्रवादी, तीव्र सेमेटिक विरोधी तथा उदारवादी जनतंत्र विरोधी थे। नेतृत्व सिद्धांत के कारण हिटलर ने दल में अधिनायक की शक्तियां प्राप्त कर ली। वो फ्यूहरर या नेता था। 1930 तक ये बवारिया में सक्रिय गतिविधियों वाले केंद्र रखने वाली छोटी षड्यंत्रकारी पार्टी थी। कैप 1858, 1922 और जनरल वाल्टर वॉन लुटविज यानी 1859 से 1942 के नेतृत्व में दक्षिणपंथी गुट के एक सशक्त दल ने 13 मार्च 1920 में बर्लिन पर 4 दिन तक सफलतापूर्वक शासन किया, किंतु सामान्य रूप से श्रमिकों की हड़ताल तथा सुरक्षा पुलिस के दृढ़ विरोध के कारण ये षड्यंत्र असफल रहा और वीमर गणतंत्र बच गया। 1923 में उसने सरकार पलटने की एक योजना और बनाई, जिसको ये यहूदियों मार्क्सवादियों की गद्दार सरकार कहता था। 8 नवंबर 1923 को उसने और जनरल ल्यूडेनडॉर्फ 1865 से 1933 ने राष्ट्रीय क्रांति की घोषणा की और बवेरिया सरकार को गिरने के लिए अगली सुबह म्यूनिख प्रगाढ़ किया। ये प्रयत्न घातक हुआ। हिटलर गिरफ्तार हुआ और 5 वर्ष के कारावास के दंड का भागी हुआ। यद्यपि वो 1 वर्ष से भी कम अवधि में छूट गया। एक विदेशी नागरिक के लिए इसी अपराध की सजा देश निकाला होती थी। और ध्यान देने योग्य बात है कि इस समय नागरिक के लिए इसी अपराध की सजा देश निकाला होती थी और हिटलर ऑस्ट्रियन था और ये राष्ट्रता उसने 1923 में जर्मन राष्ट्रता धारण करने तक नहीं छोड़ी थी। इसी कारागार अवधि में उसने मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष लिखा, जिसमें उसने अपने राजनीतिक पर्यवेक्षण और दर्शन का प्रतिपादन किया। ये पुस्तक तथा एल्फ्रेड रोजनबर्ग 1893 से 1946 की पुस्तक 20वीं शताब्दी का मिथ यानी नाजी आंदोलन के विचारों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये विचार ना तो राष्ट्रवाद और ना ही समाजवाद के संबंध है, जिनका प्रयोग पार्टी के नाम में हुआ है, और ये केवल जन समर्थन प्राप्त करने के लिए थे। इन विचारों का आधार हिटलर की तनाव पर आस्था थी। उसने लिखा, मनुष्य लड़ाई से महान बनता है। किसी भी तार्किक विश्व दृष्टि की बुनियाद यह है कि विश्व तथा ब्रह्मांड में शक्ति ही निर्णायक है। मनुष्य जिस किसी भी लक्ष्य पर पहुंचा है वो उसने अपनी मौलिकता तथा क्रूरता से प्राप्त किया है। दुर्भाग्यवश समकालीन संसार जाति के महत्वपूर्ण मूल्यों की जगह अंतर्राष्ट्रीयवाद तथा महान नेता की महत्ता के स्थान पर जनतंत्र तथा बहुमत शासन की वकालत करता है। अनवरत संघर्ष के स्थान पर संसार कार्यतापूर्ण शक्तिवाद तथा शाश्वत शांति का उपदेश देता है।
यही 3 तत्व मानवीयता के पतन के हेतु हैं। इसी के साथ हिटलर तथा रोजियरबर्ग के कृतित्व में आर्य जाति की श्रेष्ठता का मिथक प्रतिपादित हुआ है। हिटलर ने लिखा था, मानवीय संस्कृति के समस्त अभिव्यक्ति तथा तकनीकी ज्ञान की समग्र उत्पत्ति, जिसे हम आधुनिक विश्व में पाते हैं, आर्यों की सृजनात्मक प्रतिभा की अत्यात्मिक उत्पत्ति है। वो महत्वपूर्ण तथ्य इस निष्कर्ष का औचित्य है कि आर्यों ने ही उच्च वर्गीय मानवीयता की सृष्टि की। उसके अनुसार जबकि आर्यों ने उनके हीन जातियों के ऊपर आधिपत्य को क्रूरता से बनाए रखा, न केवल वो स्वामी बनी रहे, अपितु सभ्यता संस्कृति का प्रसार किया। ये सब उनकी अंतर्निहित योग्यताओं पर निर्भर करती थी। इसलिए आर्यों ने अपनी जातिगत शुद्धता बनाए रखी। युद्धों द्वारा देश बर्बाद नहीं होते हैं, बल्कि प्रतिरोध की शक्ति के समाप्त होने से होते हैं, जो कि शुद्ध जाति के रक्त का विशिष्ट चरित्र होता है। इस विश्व में शुद्ध जाति के अतिरिक्त हर चीज मजाक है। उन लोगों ने उन सभी चीजों से जिनसे घृणा किया, चाहे वो मार्क्सवाद या उदारवाद हो, अंतर्राष्ट्रीयतावाद या सैन्य विरोधवाद हो, यहूदियों को जोड़ दिया। सेना, उद्योगपतियों, बड़े स्वामियों तथा दक्षिणपंथी राजनीतिज्ञों ने इन विचारों का उपयोगी पाया और इन विचारों पर आधारित आंदोलन को जर्मनी का रक्षक माना। बड़े उद्योगपतियों, भूस्वामियों और सैनिक अधिकारियों की सहायता से नाजी आंदोलन भयंकर रफ्तार से बढ़ा, विशेषकर 1929 के आर्थिक संकट के बाद। उद्योगपतियों ने नाजी आंदोलन को अत्यधिक आर्थिक सहायता दी। उद्योगपति तथा बड़े व्यापारी वीमर गणतंत्र तथा जनतंत्र के सदैव खिलाफ रहे, यद्यपि उसके अंतर्गत वो समृद्ध हुए थे। उस समय एकाधिकारी कंपनियों को बढ़ावा मिल रहा था और विशालतम ट्रस्टों में बहुत से वीमर गणतंत्र के इसी काल के जन्मे थे। 1926 में जर्मनी में 4 बड़ी इस्पात कंपनियां और रोगन के क्षेत्र में 6 विशालतम निगमों की स्थापना हुई। शासन ने पूंजी संचय को बढ़ने दिया और इसी पूंजी संचय ने प्रतिक्रिया के आर्थिक आधार को पुष्ट किया। फ्रिट्ज थीजीन 1873 से 1951 जैसे एक अधिकारियों, सभी इस्पात की लिमिटेड कंपनियों, शस्त्र उत्पादन में विशेषता रखने वाली बड़ी औद्योगिक कंपनियों, सभी ने अति दक्षिणपंथी दलों को समर्थन दिया। ये सहायता अब तेज गति से नाजियों के हाथ में केंद्रित होती जा रही थी। जनवरी 1932 में हिटलर ने औद्योगिक क्लब को संबोधित किया। उसने श्रोताओं को जर्मनी से मार्क्सवाद समाप्त करने के दृढ़ निश्चय से अवगत कराया। एकत्रित उद्योगपतियों ने उसे शाबाशी दी। बड़े भूस्वामी जुंकरों ने भी, जो जर्मनी के प्रभावशाली सामाजिक वर्गों में एक थे, नाजियों की सहायता की, क्योंकि वो भयभीत थे कि उनकी विशाल भू संपदा शासन द्वारा अधिगृहित की जा सकती है और कृषकों के मध्य वितरित की जा सकती है। नाजियों के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण बातों में एक जर्मनी सेना थी, जो अपने को सर्वदा अपराजय समझती थी। जर्मनी सेनाधिकारियों में जनतंत्र के प्रति कभी लगाव नहीं रहा था। वो निरंकुश परंपराओं में पले थे। युद्ध हारने के पश्चात उन्होंने अपनी पराजय का औचित्य समाजवादियों और यहूदियों द्वारा राष्ट्र की पीठ पर छुरा घोंपने से दिया। वीमर गणतंत्र 1914 से 1933 के समय शांति व्यवस्था द्वारा आरोपित और तत्कालीन वीमर संविधान की एक भाग बन गई। जर्मनी सेना की वृद्धि पर सीमा वाली शर्त का उन्होंने उल्लंघन किया। इस बाध्यता को दूर करने के लिए फ्रीकार्पर्स नाम से प्रसिद्ध पुराने अधिकारियों और सैनिकों वाली जर्मन स्वैच्छिक स्वयंसेवी सेना का निर्माण किया गया। प्रारंभिक तौर पर संभवतः ऋणात्मक ध्येयों हेतु निर्मित विधि की परिधि से बाहर, इन सेनाओं ने शीघ्र ही उदारवादियों, साम्राज्यवादियों, यहूदियों पर आतंकित करना शुरू किया और कुछ प्रख्यात राजनीतिज्ञों जैसे मैथियोस रिजरबर्गर 1875 से 1921 और वॉटर रोथेनक्योर 1861 से 1922 की हत्याएं भी की। वीमर गणतंत्र के समय प्रशासकीय तंत्र और मुख्य रूप से न्यायपालिका ने भी प्रतिक्रांतिकारी भूमिका निभाई। न्याय विकृत हो गया और न्यायपालिका ने जनतंत्र विरोधी नाजीवाद को प्रेरित करने की भूमिका अदा की। शीघ्र ही न्यायपालिका जनतंत्र विरोधी शिविर का एक भाग हो गई। ये उसके इस रुख से बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि कैप्सपुट्स के प्रेरणा, जैसा कि आपको पहले पता है, दंड से बच गए, जबकि जो लोग क्रांति से दूर से भी संबद्ध थे उनको औचित्य की सीमा से बहुत आगे बढ़कर दंड मिला। इसके विपरीत उग्र राष्ट्रवादियों और दक्षिणपंथियों को हिंसक वारदातों में शामिल होने पर हल्के दंड दिए गए। इस प्रतिस्थापना की पुष्टि हिटलर को वीमर हॉल म्यूनिक पुट्श में सम्मिलित होने पर प्राप्त हल्के दंड से होती है, जिसका पीछे वर्णन किया गया है। न्यायपालिका की पक्षधरता का एक और सबूत यह है कि 705 उच्च देशद्रोह के मुकदमों में एक भी आदमी को दंडित नहीं किया गया।
क्योंकि वो सभी अति दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी समूह संघों द्वारा की गई थी, जिनकी गतिविधियां रोकने की इच्छा सरकार नहीं करती थी। जर्मन सेना ने गुप्त तथा अवैधानिक टुकड़ियां बनाने को बढ़ावा दिया। जब साम्यवादियों, समाजवादियों और अन्यों ने इसे अवैधानिक कहा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गद्दारी का अभियोग लगाया गया, जबकि ये टुकड़ियां राजनीतिक हत्याएं करने को स्वतंत्र नहीं। गणतंत्र के शत्रुओं के हाथ में न्यायपालिका एक अस्त्र थी। 1930 तक जर्मनी के सभी शक्तिशाली स्वार्थ वाले तत्व वर्तमान गणतंत्र को पलटने के लिए तैयार थे। उन्होंने नाजियों की तरह समाजवाद, साम्यवाद, जनतंत्र तथा शांति संधि की शर्तों से घृणा की। वो तेजी से हिटलर से आकर्षित हुए। जर्मन में गणतंत्र के पतन के विश्लेषण के लिए जर्मनी की दूसरी राजनीतिक शक्तियों को देखना होगा। वीमर गणतंत्र की स्थापना के समय बहुदलीय प्रथा थी। 1930 में 24 दल चुनाव लड़े। जर्मन संसद राइक्सस्टाग में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रत्येक दल 60,000 मत प्राप्त करने पर एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकारी था। इस प्रकार सभी तरह का प्रतिनिधित्व होता था। 1930 में 10 दलों ने 10 लाख से अधिक मत प्राप्त किए। उनमें एबर्ट के नेतृत्व वाला सोशल डेमोक्रेट दल था, जिसने 1919 में सरकार बनाई थी। इसने केंद्र तथा राज्यों में अनेक वर्षों तक सत्ता में भाग लिया। ये दल तब से एक उदारवादी दल हो गया। यद्यपि इसे संगठित श्रमिक वर्ग का विशाल बहुमत प्राप्त था। इसने पहले ही क्रांतिकारी कार्यक्रमों को छोड़ दिया था। यद्यपि वो अब तक अपने को मार्क्सवादी कहता था। सत्ता में रहने पर भी इसने सेना की शक्ति रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया, न ही सशस्त्र और अवैधानिक समूह की वृद्धि पर रोक लगाई। ये न्यायपालिका और प्रशासन में भी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन न कर सकी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसने जर्मनी का समाजवादी परिवर्तन नहीं किया, जिससे नाजीवाद को प्रेषित करने वाली शक्तियां समाप्त हो सकती थीं। 1912 में प्रशिया की जनतांत्रिक सरकार के दमन पर इसने एक व्यापक हड़ताल तक नहीं किया, जिसने अत्याचार रुक सकता था। कैथोलिक केंद्रीय दल दूसरा महत्वपूर्ण दल था, क्योंकि वो नाजियों से समझौते को उत्सुक था। उससे हिटलर की कोई समस्या न थी। पीपुल्स पार्टी तथा डेमोक्रेट, ये दो छोटे दल नाजियों के सम्मुख प्रभावहीन हो चुके थे। फिर नाजीवाद की विजय का सबसे दायित्व अधिक नेशनल पार्टी पर है, जो युद्ध में पराजय और गणतंत्र के आगमन से जुड़ नहीं पाई थी। यही मुख्य दल था जिसे भूस्वामियों और उद्योगपतियों का विशाल समर्थन प्राप्त था। ये एक उन्मादी क्षेत्रीयतावाद दल था और इसकी गतिविधियों में हत्या और राजनीतिक विरोधियों को मानवीय मल के पार्सल भेजना शामिल था। जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी दिसंबर 1918 में बनी। इसके बहुत से नेता और कार्यकर्ता सशस्त्र दक्षिणपंथी गैंगों का शिकार हुए। आपको पहले से ही इसके दो नेताओं रोजा लग्जमबर्ग तथा लिन लिबनेक्ट की हत्या के बारे में पता है। ये दल जर्मनी के सैन्यकरण, एकाधिकारियों की वृद्धि तथा बड़े भूस्वामियों के खिलाफ था। 1919 से 1923 के मध्य इसने देश में समाजवाद की स्थापना हेतु क्रांति का प्रयत्न किया, पर असफल रही। संगठित श्रमिक वर्ग का बड़ा भाग सोशल डेमोक्रेटिक दल के अधीन रहा, यद्यपि इसके अनुयायी तेजी से समाजवादी दल में आते रहे। साम्यवादी दल का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता रहा, जिससे स्थापित व्यवस्था को तेजी से खतरा अनुभव होने लगा। साम्यवाद विरोध हिटलर के कार्यक्रमों में मुख्य था, जिससे इसको सत्ताधारी वर्ग का सहयोग मिला। फिर भी साम्यवादी दल इस स्थिति में न था कि बिना दूसरों की सहायता के नाजीवाद को हरा सकता। सोशल डेमोक्रेटिक तथा साम्यवादी एक होकर साथ मिलकर नाजीवाद को परास्त कर सकते थे, पर वो एक न हो सके। दोनों दल मध्य तथा निम्न मध्य वर्ग का समर्थन न पा सके, जिसके परिणाम स्वरूप ये दो वर्ग नाजी प्रचार के शिकार हो गए। बहुत से नाजी प्रचार से इसलिए प्रभावित हुए क्योंकि वो भावना को, न कि वृद्धि को प्रभावित करता था। बहुत निराश तथा सरल जर्मन इस नाजी प्रचार में सरलता से आ गए कि तीसरी रिख, जो कि घृणित वीमर गणतंत्र को प्रतिस्थापित करेंगी, एक नया युग लाएगी, और अब हिटलर उन्हें एक नया मसीहा लगने लगा। एक 25 सूत्री कार्यक्रम का व्यापक प्रचार हुआ। यह आवश्यक रूप से नकारात्मक था, फिर भी बहुत से जर्मनों की भावना को भा गया। 1929 से 31 को विश्वव्यापी अर्थ संकट का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा और समग्र राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे। मई 1928 से नवंबर 1932 तक के चुनाव, जो कि हिटलर के सत्ताग्रहण के पहले के अंतिम चुनाव थे, के आंकड़ों से ये बात जानी जा सकती है। 1928 में सोशल डेमोक्रेट दल ने 92 लाख तक, साम्यवादी दल ने 33 लाख मत प्राप्त किए, जबकि नाजी दल को केवल 8 लाख मत मिले थे। पाठ 14,
जर्मनी में नाजीवाद द्वितीय का शेष भाग सुनने के लिए कृपया अगली फाइल को सुनें।